आज राजकीय संग्रहालय में भारतीय इतिहास संकलन समिति अजमेर इकाई और सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक समारोह समिति की ओर से संयुक्त तत्वाधान में ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 856वीं जयंती के अवसर पर भारतीय इतिहास संकलन समिति और सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय संग्रहालय नया बाजार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय इतिहास संकलन समिति के सचिव डॉक्टर हरीश बेरी ने जानकारी देते हुए बताया कि संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर सूरजमल राव, उप कुल सचिव महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता SPCGCA के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मधुर मोहन रंगा ने की। इसके अतिरिक्त संगोष्ठी में डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर संजय सोनी और जितेंद्र जोशी ने अपने आलेख प्रस्तुत किए। संकलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर PC चांदावत ने बताया कि संगोष्ठी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। इसी कार्यक्रम में पिछले 2 वर्षों में आयोजित सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जानो प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। संगोष्ठी में अजमेर के प्रबुद्ध एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज राजकीय संग्रहालय में भारतीय इतिहास संकलन समिति अजमेर इकाई और सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक समारोह समिति की ओर से संयुक्त तत्वाधान में ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन के विविध पहलुओं पर वक्ताओं ने अपना प्रकाश डाला है। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सूरज राव उपस्थित थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मधुर मोहन रंगा जी ने की। और इस संगोष्ठी में आदरणीय ओकार सिंह जी लखावत का भी उद्बोधन और आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ। कुल मिला के जो भी संभागी यहाँ पे उपस्थित हुए थे, उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन को और नज़दीक से जाना। और यही भारतीय इतिहास संकलन समिति का उद्देश्य है कि जो हमारे नायक हैं, उनके जो भी विचार हैं, उनके त्याग, उनके बलिदान को हम जन जन तक किस प्रकार से पहुँचाएँ। तो कुल मिला के ये संगोष्ठी अत्यंत सफल रही। मैंने बेरी जी को मना किया था कि भाई मैं कुछ बोलूंगा नहीं, सुनने के लिए आऊंगा, पर सूरज राव जी ने स्नेहवश अपनाए तो बस कुछ बातें कह दी। एक बार पृथ्वीराज स्मारक पर एक विदेशी टूरिस्ट बहन आई, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक देखने गई। वहां जो आदमी रहता है, उसने उसको घूम फिर के स्मारक दिखा दिया। दूसरे दिन वो दुभाषिया, फिर भी उसका मन नहीं भरा। चौथे दिन एक और दूसरे दुभाषिया को लेकर गई। देखने के बाद उसने यह संकल्प लिया कि मैं पृथ्वीराज चौहान पे, कोई संयोगिता नहीं थी, मैं नाम बता दूं, आपको कोई गलतफहमी किसी को ना। उसने ये संकल्प लिया कि मैं पृथ्वीराज चौहान पे रिसर्च करूंगी। अब ये बात 2002 की है। मुझे पिछले 1.5 साल पहले किसी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा कि साहब एक ऑक्सफोर्ड से कोई किताब छपी है, उसमें आपका नाम छपा। मैं कहा तो ऑक्सफोर्ड छोड़ने में तो लुधियाना के प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड और उसके आसपास ही नहीं गया। बाद में मैंने कहा बताना काई में नाम छपा, अच्छे में छपा हो तो बता देना, और वैसा छपा हो तो रहने देना। तो उसने कहा कि एक सिंथिया टैलबॉट है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उसने पृथ्वीराज चौहान पे रिसर्च किया है। क्योंकि सूरज राव जी ने जितनी बातें मेरे पे ढूंढी है ना, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सिंथिया टैलबॉट 14 साल तक भारत में घूम करके पृथ्वीराज चौहान पे रिसर्च कर सकती है, और उसकी किताब आई है, और इस किताब का नाम है लास्ट हिंदू एम्परर पृथ्वीराज चौहान। सिंथिया टैलबॉट से घर जाकर के ऑनलाइन देखिएगा। बाकी उसने बहुत कुछ लिखा, इधर लिखा उधर लिखा, खैर रिसर्च का काम है, रिसर्च वाले लिखते हैं, मुझे कुछ कहना नहीं। पर उसने एक बात कही, उसने कहा कि संसार में लोग आएंगे और जाएंगे, भारत में अनेक योद्धा हुए और आगे भी योद्धा होंगे,
पहले भी प्रभावी लोग हुए, आगे भी प्रभावी लोग होंगे। और हिंदुस्तान का मैं सारे हिंदुस्तान में घूमने के बाद, उसने रिसर्च को यहाँ की जीसी और 4 कॉलेजों में बैठ के नहीं किया, वो सारे भी हिंदुस्तान में घूमे। पर इस हिंदुस्तान की जनता पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी को कभी नहीं भूलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूं। वो जनमानस के हीरो हैं। पृथ्वीराज का पृथ्वीराज रासो किसी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसका पृथ्वीराज विजयम ग्रंथ जयानक का किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। परंतु 4 बार से 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताओ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। यह हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के बाई एंड लार्ज जो बोलना जानता है उसकी जवान पर है। कितनी दुनिया में लोग आएंगे और जाएंगे, पृथ्वीराज चौहान जनमानस का हीरो है, नायक है, हमारे दिल और दिमाग में से निकल नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा यशस्वी काम किया जिस कालखंड में किया। एक बात मुझे इतनी कहनी। दूसरी बात हुई कि यूनिवर्सिटी का रिसर्च, देखिए मीडिया के मित्र भी हैं क्या, तो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड मान लिया जाए। एक गरिमा है कि जब कोई ऑफ द रिकॉर्ड कहता तो फिर वो छपता नहीं है। साहब जहां पोस्टिंग ट्रांसफर सत्ता के गलियारों से होते हुए उनकी हिम्मत है जो पृथ्वीराज का काम करेंगे। पृथ्वीराज का काम करने के लिए उतना ही साहस चाहिए, उतनी राष्ट्रभक्ति चाहिए, देशभक्ति चाहिए, मन चाहिए, मस्तिष्क चाहिए, राष्ट्रीयता चाहिए, देशभक्ति चाहिए। इस देश का ताना और बाना उसके शरीर में रमाया हुआ होना चाहिए। पृथ्वीराज पे काम करते इतना आसान है क्या? मैं भी आया था अजमेर शहर में पढ़ने के लिए। अजमेर शहर में 6 इंच का पत्थर पृथ्वीराज चौहान के नाम पर लगा हुआ नहीं था, और हम लोगों की हर चौराहे पे मूर्तियां लगा दी। जो कभी रात को हाथ तोड़ जाता है, कोई उसका सिर काट के ले जाता है, क्योंकि जनता के विश्वास के अनुकूल नहीं लगी हुई मूर्तियां थी। तो हमें जब अवसर मिला यूआईटी में काम करने का, तो पहले आधे घंटे में फैसला किया कि हमारा अस्तित्व का क्या मतलब, इस शहर में पृथ्वीराज स्मारक बनना चाहिए। वो तो पृथ्वीराज स्मारक कहां बनेगा, उसके उद्घाटन से 15 दिन पहले तक किसी को मालूम नहीं था कहां बनेगा। नहीं तो उसकी भी विरोध करने वाले कई लोग आ जाते, कोई चिंता नहीं। कोई जयचंद तो सारे देश में हुए, जयचंद एक कौम हो गई, जैसे इन्होंने बताया। जयचंद एक विशेषण हो गया, एक उपमा हो गई। जो गद्दारी करे उसका नाम जयचंद। तो मेरा ये कहना है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वीराज चौहान सोतेयों को भी जगाएगा, जागतेयों को भी जगाएगा, और जो सोने की कोशिश करते हैं उनको भी जागता रखने का काम करेगा। हम सब सामूहिक अपना काम करते रहे। और अब वो दिन गए कि पृथ्वीराज के विरोधी हमेशा कोई पृथ्वीराज पे लिखेंगे। पृथ्वीराज के अनुकूल लोग भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जैसे आप आ गए ना, आप कहां से आए? आप भी तो आए ना, तो आप काहे की चिंता करते हो इतना? तब न तो पहले तक कोई अनुकूल लोग थे, ना आज रहने वाले हैं, ना 10,000 साल बाद रहने वाले हैं। कुछ छोटे मोटे विरोध करने वाले लोग हमेशा रहेंगे, और वह होने भी चाहिए। लोग पहले तो कहते हैं निंदक नेड़े राखिए, घर में कुटिया छुपाए। तो इसलिए सर मेरा ये कहना है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप कल्पना कर सकते हो, पिछले 20 दिन से पृथ्वीराज चौहान जयंती के कार्यक्रम हो रहे हैं, खेल कूद हो रही है, तीरंदाजी हो रही है, यहाँ पर हॉकी का मैच हो रहा है, हनुमानगढ़ की टीम आ रही है, कोई और कहीं से आ रही है, कहीं चूरू से आ रहा है, कोई भीलवाड़ा से आ रहा है खेलने के लिए, लड़कियां खेलने के लिए आ रही है। और अगर आप कविताएं आइए लिख करके, नेपाल से लिख करके कविताएं आई है। हमें उसका एक कार्यक्रम में कमल जी को भी कह रहा था, अलग मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन वो कविताएं लोग पर, ये बता दो मुझे इन पिछले 100 साल में कितने लोगों ने पृथ्वीराज पे कविता लिखी? 7 PhD तो कईयों ने कर ली होगी, हिस्ट्री कईयों ने पढ़ी होगी, पढ़ाते होंगे। और तो और छोड़ो, ये अग्रवाल जी अब तो रिटायर हो गए इसलिए कह देता हूं, वरना तो ये भी नहीं सुनते। हमने गवर्नमेंट कॉलेज का नाम पृथ्वीराज चौहान के नाम पर रखवा दिया। वो भी लोगों को पहले पता होता तो 50 विरोधी खेमे वाले क्लेम करके आ जाते कि ये नाम रखो साहब। परंतु वहां के प्रिंसिपल को और वहां के लेक्चरर को पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज बोलने में शर्म आती है, क्योंकि कोई नाराज ना हो जाए, कोई भत्ता ना कट जाए, कहीं तनख्वाह ना कट जाए, कोई ट्रांसफर यहां से भीलवाड़ा कॉलेज में ना हो जाए, इसलिए वो लिखते हैं PRC कॉलेज,
अरे वो एस नहीं लिखते साहब, वो पीआरसी बोलते हैं जब तनख्वाह लेते हैं। तो मैंने एक बार प्रिंसिपल जो थे हमारे अनुकूल थे, मैंने कहा जो पूरा नाम नहीं लिखे उनकी तनख्वाह मत दो, उनसे बोलो पूरा नाम लिखो भाई। पीआरसी क्या होता है, कोई पीरू राम चौधरी है क्या? क्या है पीआरसी कॉलेज? समाज की मानसिकता उस दृष्टि से रही है, हम जागृत बने रहें। आने वाला कल अपना है, पृथ्वीराज चौहान का है। जब तक सृष्टि है जब तक तो पृथ्वीराज चौहान खत्म नहीं होगा, और सृष्टि खत्म होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है 2, 4, 10 लाख वर्ष तक, अभी कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपने कभी सोचा था क्या कि इस मैगजीन के अंदर पृथ्वीराज की मूर्ति लगेगी? अनुकूलता आई, इसके अंदर आगे वाले फ्रंट में पृथ्वीराज की मूर्ति लगेगी। बिना पृथ्वीराज चौहान का नाम लिए बिना लोग रोटी भी खा पाएंगे, ऐसा वातावरण भी अगर जिस दिन चाहोगे तय हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए सब अपना अपना काम करें। यूनिवर्सिटी वाले आपके कर रहे हैं ना कार्यक्रम, 28 तारीख को कर रहे हैं ना। ये रोज कौन करेगा इस काम को? बंद तो वो कर नहीं सकते कोई भी, और वहां काम करने वाले लोग सचेत होते रहें। और आप मान के चलें, ये वातावरण हमेशा चलता रहता है, इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपने जितने विषयों का दिया है, अपन कभी ठाले जो होंगे उस दिन फुर्सत में बैठेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, पृथ्वीराज के वही आएगा जो रिस्क उठाने की, कोई जिसको रिस्क नहीं हो, जिसमें देशभक्ति का भाव हो, इतिहास का विद्यार्थी हो, वो यहाँ आएगा। और जिसको सुबह शाम लेना देना, वो पृथ्वीराज के विरोधियों के पास जाएगा। आप ये मानकर चलो ना भाई, तुरंत सप्लाई जहां हो सकती है वहां आदमी जाता है ना। पृथ्वीराज आपको क्या देगा? कोई प्लॉट थोड़ी दे सकता है, आपका कोई नक्शा पास थोड़ी कर सकता है। क्या कर सकता है पृथ्वीराज चौहान? क्या देता है? कोई मशीन थोड़ी बांटता है पृथ्वीराज चौहान, आपको कोई राशन थोड़ी बांटता है पृथ्वीराज चौहान। हम तो सोचते हैं ये हमको क्या देता है। आज तो लेने देने का रिश्ता बच गया ना टोटल मिलाकर। इस युग में भी पृथ्वीराज चौहान का 25 दिन पृथ्वीराज खुद होता तो इतने दिन तक अपनी जयंती नहीं मना पाता। मैं कमल जी को हमेशा कहता हूँ, मैं कि यार 26 दिन तो जयंती कैसे मनाता? इतना खर्चा कहां से लाता है, कहां से बजट निकालता है इतना? 26 दिन पृथ्वीराज चौहान की जयंती का कार्यक्रम, उनके जाने के 900 साल बाद, 1000 साल बाद। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आने वाला भविष्य पृथ्वीराज चौहान का है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बहुत निश्चिंत हूं, बहुत आशावादी हूं इस बात को लेकर के। अब वो भी करेंगे, पढ़ने लिखने वाला काम भी। हमारे क्या है, पीएचडी के वे लोग हमारे साथ आते नहीं है। हमारे पास आते कौन है? कोई 9th पढ़ा हुआ, कोई 10वीं पढ़ा हुआ, कोई दुकान करने वाला, वो हमारे पास आता। जितना ज्ञानी हो तो नजदीक ही नहीं आता। अब कुछ आने लगे हैं तो अब कुछ प्रकाशन भी शुरू कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक साहित्यिक अध्ययन भी हुआ, कितनी बातें पृथ्वीराज रासो पे हुई, जिससे कि पृथ्वीराज की छवि थोड़ा धूमिल करने का प्रयास हमारी कर्तव्य किसी मानसिकता से ग्रसित इतिहासकारों ने किया। पर हम इन सब चीज़ों को छोड़ करके, हमें जिस प्रकार आज ये बात बता रहे हैं कि भाई ये गोगरा ऊंटड़ा गांव की जो कथा बता रहे हैं, तो हमें आज पृथ्वीराज को स्थापित करने के लिए इसी प्रकार से वापस एक क्रांति स्टार्ट करनी है जो इतिहास ही कर सकता है। 2-3 विषय हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, जैसे कि फोकलोर में आज जो अजमेर के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ की लोक कथाओं में पृथ्वीराज के बारे में क्या, एक ऐसा संकलन हम करें, इतिहास के विद्यार्थी ऐसा संकलन और ऐसी खोज लाएं सामने कि भाई कौन कौन से चिन्ह हैं जो पृथ्वीराज से जुड़े हुए हैं, लोक कथाओं में क्या कथाएं चलती हैं जो पृथ्वीराज को पुनर्स्थापित कर सकती है। क्योंकि लोग कभी भी किसी चीज को मरने नहीं देता, वो अमर रखता है। विजयदान जी देथा से मैंने एक बार मिला तो उन्होंने एक शब्द कहा कि लोग एक ऐसी चीज है, एक बीज है जो धरती पे पड़ जाता है पर वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो पुनः वृक्ष का रूप धारण करता है। तो इतिहास की कथाएं भी इसी तरह से लोक में बिखरी पड़ी है। एक सेकेंड वर्ल्ड वार की बात मैं बताऊं आपको, ब्यावर में जो ये ऊन बीनने वाली औरतें थी, वो एक गीत गाया करती थी कि अंग्रेज मत कर कागज काला रे, अब राज करेला जर्मन वाला। तो कहाँ तो जर्मनी में युद्ध हो रहा था, जर्मनी जीत रहा था, इंग्लैंड वगैरह हार रहे थे। तो एक साधारण सी स्त्रियां जो केवल रुई पीनने का काम करती है, उनके जहन में ये विचार कैसा आया? तो ये है लोक की ताकत की, वो बड़े से बड़े विचार को एक साधारण से रूप में लोक में स्थापित कर देता और वो हमेशा के लिए रहता, कभी खत्म नहीं होता। तो उस प्रकार से हमें एक ऐसा प्रयास करना चाहिए। हम पृथ्वीराज रासो की सत्यता के बारे में कोई संगोष्ठी करके पुनर्स्थापित करने का हमें उससे कोई लाभ नहीं होगा। जितना विद्वानों ने करना था कर दिया। एक उसके बारे में बताऊं कि जैसे जैनक एक संस्कृत का विद्वान था, वो बताते पृथ्वीराज के यहाँ दरबारी कवि थे, जब युद्ध हुआ तो वो छोड़ के कश्मीर चला गया और कश्मीर जाने के बाद उसने पृथ्वीराज विजय नामक एक ग्रंथ लिखा। और वो ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज की, मतलब कि 12वीं शताब्दी का वो ग्रंथ ऐसा माना जाता है। कई उसके पाठ आप भी मिलते नहीं है।
तो जो 12वीं शताब्दी का ग्रंथ लिखा गया वो 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी तक उसमें किसी ने जाना ही नहीं, कोई जान ही नहीं सकता कि ऐसा कोई ग्रंथ भी लिखा हुआ। जर्मन एक विद्वान वूलर आया था, उसको वो एक प्रति वहां से मिली, फिर वूलर ने उसके पाठ शुद्ध करके उसको प्रकाशित किया और उसकी जो मतलब कि एस्ट्रोलॉजिकल गणना थी, उसी गणना के आधार पे हमारे जो विद्वान जो बैठे तैयार थे कि भाई हमें फिर पृथ्वीराज को एक बार फिर नकारना है, तो उन्होंने कह दिया सब पृथ्वीराज राशों की इसकी तो ये जो ज्योतिष विद्या के आधार पे जन्म गणना और वो सही नहीं है। तो वो भी बात आई गई हुई, चलो ठीक है, वो ग्रंथ पब्लिश हो गया, मेरे पास भी उसकी एक प्रति है। तो इस प्रकार एक 800 वर्षों तक कोई किताब सामने ला ही नहीं सका। तो आज हमें इस बात की जरूरत है कि हम एक तो पहली बार तो फोकलोर में जितने भी ये अजमेर के आसपास मंदिरों में, गीतों में, गाड़ियों में, जो भी ये लोक में गाए जाते हैं, कथाओं में, इनमें हमें पहले बात पृथ्वीराज के बारे में जो संदर्भ मिल रहे हैं वो ढूंढना है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ वंश परंपरा, हमने वंशावली पे काम किया, भाई साहब और लखाव साहब जानते हैं, तो वंश परंपरा के वंशावलियों को भी हमें खगालना पड़ेगा अगर पृथ्वीराज की पुनर्स्थापना यहाँ करनी है। और पुनर्स्थापित के पृथ्वीराज की तो स्थापना हो गई है, वो तो उसको कोई पुनर्स्थापना की जरूरत नहीं है, पर कतिपय इतिहासकारों को जो जवाब देना है और वही वित्त प्रमाण देना है, तो हमें फिर वंशावली की तरफ जाना पड़ेगा। चीता और ये बेरड़ की जो वंशावली है, इनके बारे में हमें फिर एक नई चीज सामने लानी है कि पृथ्वीराज से ये रिलेटेड कब थे। और मैं लखाव साहब को बताऊं कि मैं अभी बेरी जी के कहने के बाद में जब चौहानों को इतिहास पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि भाटियों के बाद में जितना सबसे ज्यादा कन्वर्जन हुआ वो चौहानों का हुआ। चौहानों पृथ्वीराज के जो पूर्वज थे, एक माणिक राव, उनके 24 पुत्र थे, तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में राज किया, गोलकुंडा से लेकर के इधर कश्मीर से और उधर उत्तराखंड तक सब चौहानों के साम्राज्य थे। ये भदौरिया वगैरह ये सब जो इनकी कास्टें हैं, कम से कम 20-22 कास्टें हैं, वो सब चौहानों के पृथ्वीराज के पूर्वज माणिक राव के पुत्र हैं और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में राज किया। एक बार दिल्ली में संगोष्ठी थी, तो मुझे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मिले, प्रोफेसर फिरोज खान भदौरिया, नहीं ठाकुर फिरोज खान भदौरिया। तो मैंने कहा साहब आप खान भी है, ठाकुर भी है, भदौरिया भी है, कि साहब ये आजमगढ़ के पास में हमारी पूरी जो मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया और आज हम लगाते तो वही हैं, पर अब जो है वो समय के साथ हो गया सो हो गया। तो इस तरह से हम पृथ्वीराज की जड़ें कहाँ तक है, हमें उन्हें आज अनुसंधान के माध्यम से, हमें अनुसंधान के संगोष्ठी तो ठीक है अपना एक, उनको हम एक इस दिवस पे याद कर लेते हैं, परंतु हमें इतिहास के विद्यार्थियों को पता है उसके पूर्वजों ने भी नागौर में पूरा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। और ये जो फिर बाद में जो फिरोज शाह तुगलक के टाइम 1351 में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, तो वो धर्म परिवर्तन किया, पर वो राव तो कम कम्युनिटी थी, तो अब वो शादियां किसके साथ करे, तो उन्होंने छिपों के साथ शादियां स्टार्ट कर ली। लाडनू, सुजानगढ़, यहाँ खूब सारे रावों के घर है जो चंद्रप्रदाई के वंशज है। तो हमें इस तरह की दृष्टि से भी उस टाइम के जो सामाजिक विखंडन हुआ पृथ्वीराज के बाद में, वो समाज में कितना धर्म परिवर्तन हुआ, कौन कौन सी जो पृथ्वीराज से रिलेटेड जातियां थी उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो हमें इस तरह से का भी अध्ययन हमें इसमें करना चाहिए। तीसरी बात, अगर मैं पृथ्वीराज के जो राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में बात करूं, तो उसमें यह है कि हम जब इतिहास को देखते हैं तो बोलन और खैबर के दो दर्रे ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा आक्रांता भारत आई। परंतु पृथ्वीराज के बारे में जब सोचते हैं तो एक पृथ्वीराज का जो अभी बताया ना 21 युद्ध कैसे हुए, तो 21 युद्ध होने के पीछे एक खैबर और बोलन के दर्रों के अलावा जो मकरान के तट से जो मुसलमान आए थे भारत में आक्रांता 668 ईस्वी में, जो मोहम्मद बिन कासिम से पहले के, तो वो लोग भी आकर के ठेठ अजमेर तक कोई रोशन अली नाम का एक धर्म प्रचारक यहाँ आया था, तो पृथ्वीराज ने उनको खत्म कर दिया। तो वो वापस वहां गया, अंगूठा काट दिया उसका, तो वो वहां जाके नवाब को बताया। तो फिर 668 ईस्वी में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि टोड ने भी इसको उल्लेखित किया, ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि वहां से इस्लामी लोग अजमेर तक आए और अजमेर पे आक्रमण किया। हालांकि हार के गए यहाँ पे, पर समय समय पे यहाँ हार मिली। हमारी जो हार हुई वो तो एक ऐसी हार थी जिसमें पूरे युग को बदल दिया, या भारत की जो एक ऐसा दरवाजा था वो टूट गया और उसके बाद में इस्लाम हमेशा के लिए स्थापित हो गया। बाकी इससे पहले भी तो हम इन सब चीजों को आज दिन तक, मैं जब MA किया और इतना काम करने के बाद में वे जान नहीं सका। मैंने सोचा कि अभी तक तो वही बोलन और खैबर के दर्रे से आने वाले ही आक्रांता होंगे, पर सिंध के रास्ते से भी निरंतर अजमेर तक बहुत आक्रमणकारी पहुंचे, तो उन पे भी हमें एक अलग से कोई ऐसी संगोष्ठी आयोजित करनी चाहिए कि भाई महाराणा, जैसे अभी जोधपुर दरबार में एक जोधा पूर्व मारवाड़ एक सेमिनार की, आज तो वो दुनिया में नहीं है, नगर साहब उन्होंने ये आयोजन किया था। तो जोधा के पूर्व की जो मारवाड़ की स्थिति थी उसमें कौन कौन से राजा थे, क्या था क्या, और इनसे वहाँ स्थानीय राजा कौन थे, तो इसी प्रकार से हम एक
एक ऐसा संगोष्ठी करनी चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान से पूर्व अजमेर, और उसके बारे में हम जानेंगे कि भाई पृथ्वीराज चौहान की जो स्थिति थी उससे पहले का अजमेर किस प्रकार का था। तो इस पे अलग अलग पेपर आएंगे, तो मुझे लगता है कि कोई नई चीज़। दूसरी बात है कि हम जैसे कि पृथ्वीराज रासो के बारे में बताया जाता है कि ये कम से कम 150 वर्ष बाद में लिखा गई रचना है। तो हम जैसे मैंने एक पांडुलिपि का शिविर अटेंड किया था, तो उसमें पांडुलिपि पाठन की एक प्रक्रिया बताते हैं कि भाई पांडुलिपि किस तरह से पढ़ी जाती है और अपने शुद्ध पांडुलिपि का कैसे चयन किया जाता है। तो जो 14वीं शताब्दी का पृथ्वीराज रासो है, 1668 का पृथ्वीराज रासो है, और एक प्रति जो अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर में है, उसी को आधार बना करके प्रयाग वालों ने छापा सारा। पर इससे बीच में जो ये पांडुलिपि आई थी, इन्होंने विद्वानों ने ज्यादा सूक्ष्मता से नहीं देखा, ज्यादातर कह दिया उन्हीं का पाठांतर है, ये है। तो अगर हम पृथ्वीराज रासो को भी देखना, तो हम हमारी दृष्टि से अगर वापस उसका अनुसंधान करें, कोई ऐसा विद्यार्थी जो पांडुलिपि का भी जानकार और अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में रखी हुई जो मूल प्रति है पृथ्वीराज रासो की, उस पर अगर काम करें तो निश्चित ही कोई नई दृष्टि हमारे सामने आएगी। तीसरी बात में, लखाव साहब विराजे यहाँ पे, हमें जैसे कि यूनिवर्सिटी में पृथ्वीराज की चेयर है, तो अब वो चेयर कुछ काम की नहीं है, केवल हम टाइम पास हो रहा है, उसका जो ब्याज आ रहा है, पैसा जुड़ रहा है। अगर ऐसी चेयर हम यूनिवर्सिटी से मुक्त करा करके बाहर स्थापित करें और कुछ स्थायी फंड, जैसे कोई JRF हो गया है बच्चा, तो उसको हम उस चेयर से जोड़ें, उससे ये काम करवाएं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो सामने आएगी। और इससे क्या है कि हम एक नई दिशा में काम स्टार्ट करेंगे। हमें कटाक्ष करके पृथ्वीराज रासो को स्थापित करने की कतई जरूरत नहीं। आज समय बदल गया है, हम समय के साथ में। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए AC रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर A ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं? तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं, तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।